को विराम देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी से एक बार नारा तो हो ही रहा, शांत कराओ। एक बार आप सब शांत होकर आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करें। कृपया बातों को सुनिए, शांति बनाइए और आदरणीय अध्यक्ष जी को बातों को सुनने का काम करें, क्योंकि आज कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और आप सब लोग शांति का परिचय देते हुए, अनुशासन का परिचय देते हुए अपनी बातों को सुनने का काम करें। हेलो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव जी, इस क्षेत्र के और बहुत ही लोकप्रिय पूर्व में रहे विधायक, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हमारे आपके विनय शंकर तिवारी जी, हमारे मंच पर उपस्थित उनके भाई पूर्व सांसद कौशल तिवारी जी, सभापति आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की एक और प्रत्याशी रूपावती बेलदार जी, मंच पर उपस्थित आरएलडी के हमारे सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी नेता त्रिलोक त्यागी जी, भीम शंकर तिवारी जी, डॉक्टर मोहसिन जी, बबलू तिवारी जी, राजेश यादव जी, प्रहलाद यादव जी, रजनीश मिर्जा, कौड़ीराम साहब, यहाँ के पूर्व विजय प्रमुख सुमन पासवान जी, जितेंद्र यादव, शेषनाथ, अवध नारायण, बिंदा देवी जी, अमित वशिष्ठ और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतनी सुबह का कार्यक्रम और जहां मैदान भरा हो, ये हमारी छतें भी भरने लगी हैं। मैं देख रहा हूं छत भर गई, दीवार पे लोग खड़े हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। न केवल इनकी ऐतिहासिक जीत होगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के लड़ रहे सभी प्रत्याशी गोरखपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। सरयू नदी के किनारे का इलाका है। यहाँ के लोग
समय समय पर तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये इलाका वो है जब कभी कभी तो बहुत दिनों तक जलमग्न रहना पड़ता है। बाढ़ के प्रकोप से हर बार यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, नौजवान हर वर्ष बाढ़ का मुकाबला करते हैं। मैं ऐसे लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। प्रकृति और हमारा जो यहाँ के लोग हैं समय समय पर अभाव में, तकलीफ में, परेशानी में अपना जहाँ जीवन यापन करते हैं, वहीं मुझे ये एहसास दिला रहे हैं कि इस बार 5 साल का इंतजार नहीं होना है। कहीं ऐसा तो नहीं 5 साल का जो इंतजार किया है, ये 5 साल का इंतजार तकलीफ और परेशानी भरा था कि नहीं था? अगर हम मुड़ करके देखें, पीछे देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी गरीब जनता को दुख और तकलीफ दी है, इनसे आज जब हम लड़ रहे हैं तो हमें वो फैसले भी याद करने पड़ेंगे जिन फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल हमारा प्रदेश, देश को भी पीछा करने का काम किया है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 2017 में जब इन्होंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी करते समय ये कहा कि नोटबंदी के बाद कोई काला धन बचेगा नहीं, काला धन सब वापस आ जाएगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? और हमारे व्यापारी जानते होंगे आधी रात को जिस तरीके से कभी आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से रात में जश्न मना करके जीएसटी लागू कर दिया और जीएसटी लागू होने से कुछ उद्योगपतियों को तो फायदा हुआ, लेकिन हमारे आम कारोबारी, उद्योग चलाने वाले, छोटा मोटा कारोबार चलाने वाले, उन सबको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। न केवल ये याद करना है, बल्कि याद कीजिए, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? आज जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। कभी सोचा कि इन्होंने सब क्यों बेच दिया? वो इसलिए बेच दिया कि एक पुरानी कहावत सबको याद होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? बताओ, नौकरी और रोजगार खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? इन नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? और बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे, बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे। ये किसको नौकरी देते रहे, किसको रोजगार देते रहे? बताओ, चिल्लूपाल विधानसभा के लोगों किसे नौकरी दे दी इन्होंने?
रोजगार, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके नेताओं के भी आपने भाषण सुने होंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसान भाइयों, आपके लिए कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी की आय दोगुनी हो गई, और जब आपने फसल पैदा की होगी, अगर आप खरीद केंद्र पे ले गए होंगे तो आपको उसकी कीमत नहीं दे पाई सरकार। धान की भी लूट हो गई, और जब आप खाद लेने गए थे, बताओ खाद मिल गई क्या? सुना है फर्टिलाइजर का प्लांट तो यहीं लग गया है, आसपास लगा है, लेकिन आपको खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए। और जब बोरी देखी होगी तो बताओ, बोरी में से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये तो अभी 5 किलो की चोरी की है, इनकी दोबारा सरकार आ गई तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान? हमारे नौजवानों, मैं देख रहा हूं कई लोगों के हाथ में स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहे हैं। जिधर देखता हूं उधर मुझे थोड़े थोड़े स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये वही स्मार्टफोन तो नहीं जो बाबा जी ने दिए हैं? बाबा जी तो कह रहे थे हमने 1 करोड़ दे दिए। उन्होंने कहा लैपटॉप भी दे देंगे। लैपटॉप मिला किसी को? और आपको देते भी क्यों? क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते, और उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। जो आज के जमाने में कंप्यूटर की और मोबाइल की अहमियत को न समझते हो, उसकी जरूरत को न समझते हो, तो बताओ उत्तर प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएंगे? और इनके नेता याद है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है लैपटॉप को लेकर के कि हर आदमी लोटपोट हो जा रहा है। उनके वो नेता जो हैं, बड़े नेता, जो पहले घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, जो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक मार रहे थे। और जब से लोगों ने उन्हें लाल वाले सिलेंडर दिखा दिए, वो घर घर प्रचार करना बंद करके अब दूर से प्रचार कर रहे हैं। याद है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इंटर करने के बाद 12वां पढ़ेंगे, हम उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वें के बाद जो 10वें में पढ़ने जाएंगे उन्हें हम लैपटॉप देंगे। कैसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? और पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, और आज जहां वोट पड़ रहा है 5वें चरण में, वहां की जनता ने तो मन बना लिया है कि बाबा जी को गोरखपुर भेज देंगे।
यहीं मठ में भेज देंगे। बताओ, मठ में भेजोगे उन्हें कि नहीं भेजोगे? और हम परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले ये भी हैं। परिवार है, डॉक्टर साहब का भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। ये परिवार वाले हम इनको राय देना चाहते हैं जो घर वापस आ रहे अपने, कि जब घर आओ, परिवार वाले हमेशा अपने घर परिवार के लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। कभी मिठाई, खाने पीने का सामान, कपड़ा, खिलौना। इसलिए हम बाबा जी से कहना चाहते हैं कि जब वापस घर आ रहे हो तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। जो उनका गुल्लू है उसके लिए बिस्किट लेते आना। और इधर आपने देखा होगा कि इन्होंने गौशाला में बहुत सारी गाय माताओं को रखा। इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी जितनी भूसे के नाम पर, गाय मां की सेवा के नाम पर लूट हुई है। और हमारी गाय मां भूखी मर रही हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर है, बताओ सड़कों पे टक्कर मार के लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जो सरकार हजारों करोड़ गौशाला के नाम पर चट कर जाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे? और जिन्होंने न केवल महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, बल्कि 11 लाख पद नहीं भर पाए ये लोग सरकार के। बताओ 11 लाख पद खाली हैं कि नहीं नौजवानों? इसलिए मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप समाजवादियों की सरकार बनाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार के जितने भी पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, अक्सर हम सुन रहे उनकी बातें। वो कह रहे गर्मी निकाल देंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों के लिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे। बताओ भर्ती बंद है कि नहीं है? हमारे नौजवान मेहनत करके, भाग करके, दौड़ करके जो सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, वो तैयारी कर रहे थे भर्ती की, लेकिन इस सरकार ने 3 साल भर्ती नहीं की। हमारे नौजवान वर्दी नहीं पहन पाए हैं। इसलिए गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम करेंगे। न केवल 11 लाख फौज पुलिस, बल्कि बीएड टीटी वाले जानते होंगे, बीएड टेट वाले, बीएड टेट वाले जानते होंगे कि समाजवादियों ने तय कर लिया है कि आपको समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीपीएड वाले भी जानते होंगे कि इनकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मदद कर रहे थे। याद है कि नहीं याद है? इसलिए सरकार बनेगी तो इन बीपीएड वालों की भी मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बीपीएड वालों को रोजगार सेवक, ये हमारे लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी भी समस्या का समाधान हो।
अनुदेशक हैं, जहाँ जहाँ मिल रहे अनुदेशक, हमने उनसे कहा है रोजगार सेवक और अनुदेशकों का सम्मान करना और उनकी मांगों का मानने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये उत्तर प्रदेश के 2013 वाली भर्ती, इनके साथ भेदभाव हुआ था। याद है वही लोग हो जिनके साथ भेदभाव हुआ था? आप लोगों का नाम सूची में आ गया था और सूची में आने के बाद यही बाबा मुख्यमंत्री ने सूची बदल करके इनकी नौकरी छीनने का काम किया था। जब इनके साथी मिले थे तब भी मैंने कहा कि आप लोगों की कोई मदद कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी, इसलिए समय आ गया है। आपने 5 साल इंतजार किया है और इंतजार तो नहीं करोगे? और इंतजार तो नहीं करना चाहते? आपके लिए समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो समाजवादी सरकार, क्योंकि समाजवादियों ने आपको नौकरी देने की बात की थी। इधर हमारे बाबा जी हमारे बारे में कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने 12 बजे उठने की बात कही है, हम भी आजकल उनके घर पे नजर रखे हुए हैं। और हमारे प्रत्याशी जी जानते होंगे, विनय शंकर तिवारी जी, कि उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। और आजकल मैं जब शाम को उधर देखता हूं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अभी कोई अधिकारी बता रहा है कि अब अचानक रात में उठ जाते हैं, रात में उठ करके मांगने लगते हैं। और कुछ दिन पहले पुताई वालों को मैंने जाते देखा, पुताई करने वालों को। मैंने पूछा कहां जा रहे हो पुताई वालों? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो नौकरी रोजगार छीने गए हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। याद है लखनऊ में उद्योगपति बुलाए गए थे और उद्योगपतियों को बुला के ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाओ, उद्योग लगाओ। 5 लाख करोड़ के समझौते हुए कि उत्तर प्रदेश में कारखाने उद्योग लगेंगे 5 लाख करोड़ के। लेकिन बताओ हमारे गोरखपुर के हमारे नौजवान साथियों, अगर किसी को उन कारखानों में नौकरी और रोजगार मिला हो तो बता दो आप। न केवल कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए आएंगे उत्तर प्रदेश में, बल्कि ये भी कहा कि डिफेंस एक्सपो लगने के बाद उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेंगी, बम बनेंगे, न जाने क्या क्या बनेगा। लेकिन इधर हम 5 साल में देख रहे हैं, इन्होंने जिन्होंने वादा किया था मिसाइल बनाने का, वो आज तक माचिस की तिल्ली नहीं बना पाए। अगर माचिस की तिल्ली बनाई हो तो बता दें हमें। इसलिए इस चुनाव में मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है और न केवल खुशहाली के लिए चुनाव है, बल्कि ये चुनाव ऐसा भी है कि हमें और आपको मिलकर के अपना लोकतंत्र भी बचाना है। लोकतंत्र के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने का भी ये चुनाव है। बताओ लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और ये लोग कभी कभी हमारे और आपके बीच में खाई पैदा करते हैं, दूरियां पैदा कर देते हैं।
कभी कहते हैं कि एक ही लोग हैं जो मलाई खा ले जा रहे हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी खबरें बनवाते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार का सबसे बड़ा पहला फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पिछड़े, दलित और जितने लोग हैं उनकी जाति जनगणना हो जाए, और जाति जनगणना हो करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये सबसे बड़ा फैसला लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बाबा जी ने कहा कि हम न जाने कौन कौन सा विकास करने जा रहे हैं। बताओ, हमारे मजदूरों को पैदल पैदल आना पड़ा, घर के नहीं आना पड़ा। कोरोना में दवाई और बिस्तर, और ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई। जो अगर ऑक्सीजन दे देती सरकार तो हमारे बहुत सारे गरीबों की जान बच जाती। आज जो गोरखपुर में एम्स बन भी रहा है, उसको बनाने के लिए अगर किसी ने जमीन दी थी तो समाजवादी लोगों ने जमीन देने का काम किया था। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनाया, 200 बेड का जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए बेड तैयार किए। लेकिन 5 साल में जो सुविधाएं हो जानी चाहिए थी वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पाई। इसलिए मैं आपको, गरीबों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करनी पड़े, तो एम्बुलेंस की संख्या दुगनी कर करके किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, एम्स में और चाहे मेडिकल कॉलेज में गरीब का इलाज होगा तो उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये समाजवादी लोग इंतजाम करेंगे। ये भरोसा है कि नहीं है? और एम्बुलेंस बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? पहले 100 नंबर थी तो गाड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से 112 पुलिस हुई, पुलिस भी कबाड़ा हो गई। कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? ये हमारा बाढ़ का क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ से मुकाबला करना पड़ता है। खेती से लेकर के घर, मकान, जानवर, सबका नुकसान होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो बेरिया सराय वाला बंदा अगर बनाना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा तो बाढ़ से राहत देने के लिए बंदे को ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं हमारे खंडेश्वरी से कोल खास तक अगर बंदे को ठीक करना पड़ेगा तो इस बंदे को भी ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और हम तो कहेंगे कि जहां पर नेपाल में बड़े पैमाने पर पानी आता है, अगर हमारे संबंध अच्छे हो जाएं और अगर नेपाल तैयार हो जाए तो कहीं न कहीं बहुत सारे बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिससे कि न केवल बाढ़ पे नियंत्रण होगा बल्कि नेपाल को भी बिजली से फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा, और जो कारखाना लगाएगा कहीं न कहीं उसको व्यापार करने का मौका मिलेगा। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी जहां हमने बड़े बड़े कोयले से बिजली बनाने वाले कारखाने लगाए थे, जिसकी वजह से आज बिजली बन रही है। ये जो बिजली मिल भी रही है, ये कोई बाबा जी ने बनाई हुई बिजली नहीं दी है। ये समाजवादियों की सरकार में जो बिजली के कारखाने बने थे उसी की वजह से आज बिजली उपलब्ध है। और अगर इन्होंने बिजली के कारखाने बनाए होते तो कम से कम गोरखपुर के लोगों ने उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम तो सुना होता। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने अगर एक भी बार बिजली के कारखाने का नाम अपने मुंह से बोला हो तो बता दो। और हम तो दावा करते हैं कि जो 5 साल में नहीं रट पाए बिजली का कारखाने, वो कभी नहीं रट पाएंगे बिजली के कारखाने का नाम। बताओ पत्रकार साथियों, उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा हो
कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा हो तो बता दो। मैं जानता हूं कि बाबा मुख्यमंत्री कह नहीं सकते हैं, अगर उन्होंने बनाया होता तो शायद एक बार को वो कह सकते थे। इसलिए जो बिजली आज मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी, वो भी आपको बिल नहीं देना पड़ेगा किसानों को। मुझे याद है कि जब से बुंदेलखंड की, मुझे याद है कि बुंदेलखंड में कभी बुंदेलों के समय तालाब बने थे, वहां पर कई नदियां बहुत पुरानी थी, उनका धार्मिक, सांस्कृतिक और हमारा बहुत सारी संस्कृति में उनके बारे में जानकारी थी। न तालाब खुदे थे, न वो नदियां कभी साफ हुई थी। अगर आपके बाढ़ से राहत दिलाने के लिए अगर नदियों की डीसिल्टिंग करानी पड़ी साइंटिफिक तरीके से, तो नदियों की डीसिल्टिंग साइंटिफिक तरीके से करा करके आपकी नदियों का पानी निकल जाए, नालों से पानी निकल जाए, वो भी इंतजाम समाजवादी सरकार में करने काम करेंगे। हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही, हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार में मैं कह के जा रहा हूं, सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल कर करके अपने कर्मचारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बताओ बीजेपी के लोगों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? इनके भाषण सुने कि नहीं सुने? और ये इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। जिनकी खटिया हो गई खड़ी, उन्हीं के बयान आ रहे हैं अब घटिया। और इनके विधायकों को नहीं देखा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, जनता के चरणों में गिर पड़ रहा है, कोई जनता से माफी मांगने के लिए कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी सुनने में आया है कि एक बीजेपी का विधायक जनता की तेल मालिश कर रहा है कि वोट मिल जाए उसको। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, मैंने पहले चरण में भी कहा और आज छठवें चरण के हम अपने किसान नौजवानों को कहना चाहता हूं, बीजेपी ने जिस तरीके से काले कानून लागू किए थे और काले कानूनों की वजह से हमारे 700 किसान शहीद हो गए, मैं ये कहना चाहता हूं, और जो किसानों ने अंत संकल्प लिया है, उन्होंने फैसला ले लिया है किसानों ने कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी आएंगे और 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ करोगे? इस चुनाव में इनको साफ कर देना। साफ करोगे कि नहीं साफ करोगे? और इनके नेता आजकल ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये बहुत अंग्रेजी सिखा रहे थे। तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर आप अंग्रेजी सिखा रहे हो तो हम आपको हिंदी सिखाना चाहते हैं। और हिंदी सिखाने में मैंने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। काका का मतलब हमारे पत्रकार साथियों काले कानून, अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। इधर एक गाना बहुत सुना होगा आपने, यूपी में काबा,
ये सुन लिया सबने कि नहीं सुन लिया? इसका मतलब यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। बोलो बाय बाय कर दोगे बाबा जी को कि नहीं? इसलिए मदद करिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार में काम होता है और रोजगार मिलते हैं। बीपीएड वालों, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी अगर समाजवादियों की सरकार नहीं आई तो। ये बूढ़े हो गए हैं, बताओ क्या सिखाएंगे बच्चों को? इसलिए आप अपना बूथ, अपना गांव हमारी मदद करिए। मदद करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, ये बीएड और टेट वाले लोग और इंतजार तो नहीं करोगे? 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? और ये 69,000 वाले, 97,000 वालों, कहीं आप इंतजार तो नहीं कर रहे हो? ये मैं देख रहा हूं अपनी दीवारों पर, ये जितने हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब नीली जीन्स पहने हुए हैं। ये देख लो, जितने पहने नीली जीन्स पहने वाले लोग हैं, इतने सपने दूसरे हैं, इनके सपने बड़े हैं। ये बदलते हुए समय में रोजगार और नौकरी चाहते हैं। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि पढ़ाई के में अगर हमें नए कोर्स भी लागू करने पड़ेंगे जिसमें आईटी के क्षेत्र में इन नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो 22 लाख नौजवानों को आईटी के क्षेत्र में रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। हमारी माताएं बहनें गरीब हैं, पेंशन मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं, हमारी गरीब माताएं बहनें, उनको इस बार 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। ये लोग जो बीजेपी वाले राशन दे रहे हैं,